हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम अब मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले में हैं, ठीक है। जो कि आपकी सतीश चंद्र की जो आप लोगों ने बुक है, अगर एनसीईआरटी की फॉलो की होगी, सतीश चंद्र की आती है, तो उसी के आधार पर हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री था दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने जो आर.एस. शर्मा की बुक आती है उनके आधार पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनको मैंने कवर करा दिया है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जो सीरीज चलेगी, इसमें हम अब मिडवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। यदि आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो कवर करनी है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री बाय आर.एस. शर्मा आपको मिलेगा, वहाँ से आप एंशिएंट हिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री देखिए, स्टार्ट तो हमारा मुस्लिम आक्रांता जब आते हैं और 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम में अटैक करता है भारत में पहली बार, तो वहाँ से स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन उसे मैंने पिछली वीडियो में ही कवर करा दिया, ठीक है। हम मेनली यहाँ से अब मिडवल हिस्ट्री को दिल्ली सल्तनत काल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में आपको पता ही होना चाहिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आते हैं, ठीक है। देखिए, इसका आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी राजाओं की क्रोनोलॉजी ही है कि कौन पहले शासक बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो यहाँ पर देखिए वंश का भी आपको याद रखना है। पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद, फिर लोधी। गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में रहता है। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश आपका 1320 से 1414 तक रहता है। तुगलक वंश ही सबसे ज़्यादा शासन करता है दिल्ली सल्तनत में, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1320 से 1414 तक ये करता है। इसके बाद आप देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा शासन करता है, तो देखिए 1451 से 1526 तक ये करते हैं। और गुलाम वंश भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, यानी तुगलक सबसे कम देखिए कौन कर रहा है, सबसे कम आप देखेंगे तो खिलजी वंश से जो सबसे कम शासन करता है, ठीक है। सैयद वंश देखिए 1414 से 51 तक, लोधी वंश 1451 से 1526 तक, ठीक। अब देखिए गुलाम वंश के जो शासक की एक क्रोनोलॉजी, इसको आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यही आपका संस्थापक होता है, 1206 से 1210 के मध्य में रहता है। इसके बाद देखिए आराम शाह बनता है, मुश्किल से 6-7 महीनों के लिए ही। उसके बाद इल्तुतमिश बन जाता है 1211 से 1236 के बंद में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए आपको रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनता है। इसके बाद रजिया सुल्तान बनती है, पहली मुस्लिम शासक थी ये, 1236 से 1240। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन मसूद, फिर नसरुद्दीन महमूद, फिर आपका बलवन बनता है। बलवन का शासनकाल 1266 से 1286 है। इसके बाद आपका कैकुबाद बनता है और कैमूर 1290 में बनता है। इसके बाद आपका खिलजी वंश आ जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इंपॉर्टेंट ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक जो, एक सेकंड दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की अब हम बात करेंगे, देखिए इसने अपने आप को सुल्तान नहीं माना, इसने अपने आप को गुलामी माना था, ठीक है। और इसने पदवी ली थी मलिक या सिपह सालार की, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसने राजधानी लाहौर को ही माना था। इसने उपाधि ली थी, यानी इसको उपाधि मिली थी, ठीक है, लाख बख्श मिला था। इसका कारण क्या था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उदार था और दान दक्षिणा करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। 1210 में दोस्तों इसकी मौत हो जाती है। क्यों, तो ये चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चौगान जिसे हम पोलो कहते हैं, चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको कुतुब मीनार का इसने निर्माण कार्य शुरू कराया था, ठीक है। और किस सूफी संत की याद में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने बनवाया था। इसके नींव डालने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको जो पूर्ण कराने का काम था वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इसके बाद एक पॉइंट आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने 4 मंजिला बनवाई थी। मीनार की मरम्मत बाद में, क्योंकि जब फिरोज शाह तुगलक यानी तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम FST शॉर्ट में कहते हैं, तो इसने चौथी मंजिल जब जर्जर हो जाती है तो चौथी मंदिर का निर्माण करा था। उसके बाद एक मंजिल और बढ़वा देता है, यानी 5वीं मंजिल का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए इसका महत्वपूर्ण सेना नायक था, ये आपको ध्यान देना, बख्तियार खिलजी जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेना नायक होता है। इसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अन्य उपाधियों की बात करें तो देखिए अन्य उपाधि से हातिम सेकेंडरी की भी मिली थी। दरबारी कवि था इसके समय हसन निजामी, इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान देना, हसन निजामी इसी के समय का दरबारी कवि था। गौरी ने जो है इसे, मोहम्मद गौरी जो था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखूर पद पर प्रोन्नत किया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है उसको इसने बनवाया था। ये एक मस्जिद है,
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के काम थे। इसको देखिए इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं, तो इल्तुतमिश आपका इलबारी जनजाति से आता है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, इलबारी जनजाति से ये आता था। वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है कि इसे इल्तुतमिश को, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा अब्बासी से इसने मान्यता प्राप्त की थी, ठीक है। बगदाद के जो खलीफा थे वो अब्बासी उस समय था खलीफा, उनसे इन्होंने मान्यता प्राप्त की थी। अब्बासी से इन्होंने उपाधि ली थी कौन सी, नासिर अमीन उल मोमिन, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए इल्तुतमिश ने जो राजधानी थी लाहौर से उसको स्थानांतरित करके दिल्ली बना ली थी अपनी। अब देखिए इसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने यल्दौज और कुबाचा इन दोनों को ख़त्म कर दिए थे। देखिए एल्दौज से जो युद्ध हुआ था वो एल्दौज युद्ध के नाम से जाना जाता है 1215 में, जिसे हम तराइन का थर्ड वार भी कहते हैं, ठीक है। और जो कुबाचा होता है बहाउद्दीन जकारिया ने सहायता की थी इसकी, ठीक है। कुबाचा से लड़ने में बहाउद्दीन जकारिया ने सहायता की थी, जो कि सूफी संत थे। अब देखिए इल्तुतमिश से संबंधित ध्यान देना है, इसने एक तुर्क एक चहलगानी बनाया था ग्रुप, जिसमें 40 दल थे और ये एक विश्वसनीय दल माना जाता था, ठीक है। और इसने एकता व्यवस्था को भी लागू कराया था, ठीक है। इसका प्रारंभ यानी एकता व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ आपके मोहम्मद गौरी के द्वारा ही किया गया था और यहाँ पर इसने एकता व्यवस्था को लागू किया था। इसके समय में चांदी का टका चलता था और तांबे का जीतल, तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था और चांदी के सिक्के को टका, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के इसने चलाए थे, ठीक है। न्याय का घंटा इसने लगवाया था, 2 शेर उसमें थे और एक जंजीर लटकी हुई थी। चंगेज खां को रोका गया था, इसके शासनकाल में चंगेज खां का युद्ध होता है और चंगेज खां का युद्ध जो होता है इसमें देखिए ख्वारिज़म शासक रहता है मंगबरनी का। यहाँ पर देखिए कहीं उद्देश्य कहीं जानकारी मिलती है कि मंगबरनी का इसने साथ दिया था, कहीं जानकारी मिलती है कि मंगबरनी का इसने साथ नहीं दिया था, जिसके कारण से चंगेज खां लौट गया था। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आपको ध्यान देना है चंगेज खां को रोका गया था और ख्वारिज़म का एक शासक था मंगबरनी उसी के समय में, ठीक है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद चूंकि यही बनती तो इसे गुलाम को गुलाम कहा जाता था। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए कर प्रणाली में 4 शब्द इंपॉर्टेंट है। देखिए जजिया कर, ये आपको बहुत अब आगे लगातार आप देखेंगे ना, तुगलक वंश में, खिलजी वंश में, चारों शब्द आपको याद रखना है। जो जजिया कर होता था वो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जो जकात होता था ये मुस्लिमों पर, ये धार्मिक कर में लगाया जाता था। खराज जो होता था ये भू राजस्व से संबंधित होता था और खुम्स जो है ये लूट के सामान पर कर लगाया जाता था, ये चीज़ आपको ध्यान देना। जजिया, जकात, खुम्स और खराज, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। स्थापत्य की बात कर लेते हैं, तो स्थापत्य में सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने बनवाया था बेटे की याद में, पहला इस्लामिक स्थापत्य था, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इसकी विशेषताएं क्या थी, गुंबद था, मेहराब था, ईंटों का प्रयोग था और कुरान की आयतें थी। हौज शमसी को इसने बनवाया था। नागौर में इसने एक अंतरकीन दरवाज़ों को इसने बनवाया था। इसके बाद मदरसा ए मुवज्जी जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण इसने कराया था। 2 कॉलेज बनवाए थे, इंपॉर्टेंट है, म्यूजिया और नासिरिया। इसको देखिए इल्तुतमिश के समय एक विद्वान थे मिनहाज उज सिराज, ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी एक तबकात नासनी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। रुकनुद्दीन फिरोज की बात कर लेते हैं। इसके शासन जब रुकनुद्दीन फिरोज जब शासक बनता है तो इसके समय जो वास्तविक सत्ता होती है वह शाह तुर्कान के पास रहती है, जो कि इसकी माँ थी और बहुत ज़्यादा एक क्रूर थी। अब देखिए रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान थी। इनकी सत्ता का विरोध किया था किसने, निजाम मुल्क जुनैदी ने विरोध किया था। अमीर आखूर जो कि आपका अस्तबल यानी घोड़ों को रखने के लिए एक प्रशासन इकाई थी, अमीर आखूर, इसको नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था, तो याकूत खान को जो अमीर आखूर नियुक्त किया जाता था। अक्टूबर 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है कैथल के आसपास, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अमीर आखूर याकूत खान को जिसे बनाया गया था ये आप सीनियाई गुलाम थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इस याकूत खान के साथ ही रजिया सुल्तान के लगाव के आरोप भी मिलते हैं। इसके बाद होता क्या है कि सरहिंद जाते वक्त इसको मार दिया जाता है, किसी याकूत खान को, और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया जाता है, ठीक है। और रजिया सुल्तान को तबर हिंद के इक़्तिदार और भटिंडा के जो होते हैं
इनको कैद करने वाला कौन होता है, तो अल्तुनिया था, ठीक है। अल्तुनिया कौन था, तो ये तबर हिंद का इक़्तिदार था, ठीक है। तबर हिंद भटिंडा का इक़्तिदार था। अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया ने इसने पहले अल्तुनिया को जब पहले इसने लुभाया, इसके बाद इसी से शादी कर ली। अल्तुनिया को इसने पहले फुसलाया था, ठीक है, जेल से निकालने के लिए, उसके बाद इससे शादी कर ली ताकि ये आराम से बाहर निकल आए, कौन, रजिया सुल्तान। लेकिन बाद में होता क्या है कि अक्टूबर 1240 में इसको मार दिया जाता है। षड्यंत्रों के कारण काफ़ी ज़्यादा तुर्क चहलगानी जो है इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ रहती थी। नसरुद्दीन महमूद की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नसरुद्दीन महमूद जो है बलवन की सहायता से राजा बनता है। ये बलवन का दामाद थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बलवन जो है इसी के समय में, नसरुद्दीन महमूद के समय में नायब ए ममालिकात के पद पर कार्य करता है। नायब ए ममालिकात जो है सारी सत्ता पर नियंत्रण यही करता है, यानी वास्तविक जो भी करता धरता होता था और नायब ए ममलिकात होता था बलवन के शासनकाल में, और बलवन के शासनकाल में नहीं बल्कि बलवन को ये नायब ममालिकात बनाया गया था, जो कि नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में था। बलवन को देखिए उलूग खां की उपाधि दी गई थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नसरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब आता है आपका बलवन, इंपॉर्टेंट है, 1266 से 1287 के मध्य में रहता है। इसका मुख्य नाम यानी जो रियल नेम था वो बहाउद्दीन था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नसरुद्दीन महमूद के बाद ये शासक बनता है। इसको देखिए, बलवन की बात करें हम तो जमालुद्दीन बसरी ने इसे खरीदा था सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद जमालुद्दीन बसरी ने जो है इसे इल्तुतमिश को भेज दिया था, कब, ग्वालियर में, जब इल्तुतमिश ने इसे जीत लिया था जमालुद्दीन बसरी को। इसके बाद देखिए इल्तुतमिश को तुर्क चहलगानी का सदस्य बनाया जाता है। रजिया ने इसे देखिए अमीर शिकार के पद पर बैठा है। बहराम शाह ने इसे अमीर आखूर, नसरुद्दीन महमूद ने इसे नायब ममालिकात के पद पर सुशोभित करवाया था। तो आप देख सकते हैं रजिया सुल्तान ने अमीर शिकार, बहराम शाह ने अमीर आखूर, नसरुद्दीन महमूद ने नायब ए ममालिकात। देखिए आगे बात कर लेते हैं, तो चहलगानी को इसने समाप्त कर दिया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना, तुर्क चहलगानी को इसने समाप्त कर दिया था। इसने देखिए राजत्व सिद्धांत को पहली बार लागू कराया था। राजत्व सिद्धांत में आप देखेंगे आंतरिक समस्या के समाधान के लिए राजत्व सिद्धांत को लागू कराया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राजत्व सिद्धांत देखिए 4 टाइप के थे। पहली थी आपकी दैवीय अवधारणा। दैवीय अवधारणा में क्या होता था, तो इसमें देखिए स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित कर दिया जाता था, यानी ईश्वर की इच्छाएँ यही हैं। इसको देखिए नियामत खुदाई की उपाधि इसने ली थी। दूसरा देखिए, ये देखिए राजत्व सिद्धांत के आपको मैं प्रकार बता रहा हूँ। पहले दैवीय अवधारणा होती है, डायरेक्ट दैवीय रूप में अपने आप को समझना। इसको निरंकुश सत्ता, यानी कोई रोकने वाला उस सत्ता को नहीं होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। न्यायप्रिय होना चाहिए और रक्त लौह की नीति की इसमें बात कही गई है। स्वयं को देखिए इसने क्या किया था कि ईरान के जो है अफरासियाब वंश को इसने बनाया था। स्वयं को इसने ईरान के अफरासियाब वंश का बताया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसने ईरानी परंपरा को लागू कराया था, यानी सजदा और पायबोस यानी कदम चूमना इसने शुरू कराया था। और नौरोज़ उत्सव जो आपका होता है पारसियों का, उसको इसने नौरोज़ उत्सव को भी स्टार्ट कराया था। अब देखिए विभाग इसने कौन कौन से बनवाए थे बलवन ने, तो देखिए दीवाने अर्ज जिसे हम सैन्य विभाग कहते हैं। इसके बाद गुप्तचर विभाग है जिसे हम दीवाने बरीद कहते हैं, उसका भी इसने उस विभाग को भी इसने स्थापित कराया था। स्वयं को देखिए इसने खलीफा का सहायक बताया था, ठीक है। और देखेंगे इसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि खलीफा का सहायक था, तो ये गढ़मुक्तेश्वर मंदिर जो है, मस्जिद जो है आपका गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद जो है, उसी में आपका एक शिलालेख पाया जाता है जिसमें बलवन ने अपने आप को खलीफा का सहायक बताया हुआ है। दरबारी कवि की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अमीर हसन और अमीर खुसरो ये आपके बलवन के समय के दरबारी कवि थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अमीर खुसरो की जो रचना है खजाइन उल फतूह थी, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसमें हम लोगों ने गुलाम वंश को अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करें। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट से इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो हो वो आपको मिलेंगी, तो आप उन्हें अच्छे से फॉलो करें ताकि आपको एग्जाम्स में फ़ायदा हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।